Good afternoon, everyone. मैडम I think it's evening, so good evening, everyone. अभी तक हमने जो पढ़े हैं सबको समझ आ रहा है? Any doubt? कॉन्ट्रैक्ट्स में या हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े इसके पहले उसमें या सोर्सेज ऑफ लॉ में एनी डाउट? एक्चुअली थोड़ा टेक्निकल हो जाता है, इसलिए ये कि आप लोगों को बार बार रिविजन करना होगा. आप लोग की साइलेंस मैं समझूंगी कि सब क्लियर है आप सभी को. तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, अभी हम डाउट ले रहे हैं, ठीक है? यस. फर्स्ट ए वाला ठीक है. तो हम पेज नंबर वी आर रेफरिंग पेज नंबर 49 लास्ट पैराग्राफ. हमने समझे अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जब ऐसी पार्टीज, दो पार्टीज जिनका रिलेशनशिप ऐसा है जो कि स्पाइरेशन रिलेशनशिप का बेस है, इन विच वन पर्सन इज in the position to obtain an unfair advantage over the other or to affect the will of the other and uses that position to get an unfair advantage from the other person. तो ये क्या होता है? undue influence हो जाता है. इसका इफेक्ट क्या हमने पढ़े थे? इसका इफेक्ट ये होता है कि the contract is voidable at the option of the party on whom the undue influence was effected upon. Right? तो हम सेक्शन 19A में illustration जो है वो कहता है A's son has forced B's name to a promissory note. B, under threat of prosecuting A's son, obtains a bond from A for the amount of the forced loan. If B sues on this note, the court may set the bond aside. यहाँ क्या हुआ है? एक पर्सन है A, तो यहाँ पर है एक पर्सन है ए और उसका बेटा है बी. तो ए का जो सन है बी, उसने सॉरी ए का सन को एस बोलते हैं. ए का सन है एस, उसने फॉर्जरी की है. फॉर्जरी क्या होता है कि किसी डॉक्यूमेंट में अपने सिग्नेचर, किसी और के सिग्नेचर फोर्ज कर देना, अपने सिग्नेचर कर, किसी और के सिग्नेचर खुद से करना, दैट इज फॉर्जरी. तो उसने किस तरह से फॉर्जरी या डॉक्यूमेंट्स को फोर्ज बनाकर आया, नकली डॉक्यूमेंट्स को, उसे फॉर्जरी कहते हैं. तो ए का जो सन है उसने बी के नाम के डॉक्यूमेंट्स से उसकी फॉर्जरी की है. प्रॉमिसरी नोट ये होता है कि एक तरह का डॉक्यूमेंट हम पढ़े नहीं, नेगोशिएशन में डॉक्यूमेंट होता है जिसमें एक पर्सन प्रॉमिस करता है कि मैं आपको इतना इतना अमाउंट या जो भी चीज़ पे करूँगा. प्रॉमिस काइंड ऑफ होगा, नाम से समझ आ रहा है. तो बी जो ए का सन है, ए का बेटा है, उसने बी के नाम से एक फॉर्ज प्रॉमिसरी नोट बना दिया. यहाँ पर बी क्या बोल रहा है? अब बी बोल रहा है ए को कि आपके बेटे ने फॉर्जरी की है, तो सिंस आपके बेटे ने फॉर्जरी की है, मैं आपको कोर्ट तक लेकर जाऊँगा, मैं आपके बेटे को कैरियस कोर्ट केस करूँगा, और अगर आप चाहते कि मैं ना करूँ तो आप मेरे लिए बॉन्ड साइन कर दो, इस अमाउंट का चेक मेरे नाम पर साइन कर दो. तो क्या हुआ यहाँ पर? यहाँ पर दोनों के बीच में सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर कि कौन सुपीरियर पोजीशन पर है? बी. क्यों? क्योंकि ही कैन गेट, दूसरे पर्सन से वो बोल सकता है. अभी ए, अगर बी ए को कुछ भी बोलेगा ए कर देगा, बी को बोलेगा तो मेरे यहाँ से सारी जमीन कर दो, कर देगा. क्यों? क्योंकि वो अब नहीं करेगा तो उसके बेटे को वो जेल भेज देगा. यहाँ पर ठीक है. अब क्या हुआ? इससे क्या समझ आ रहा है कि बी ने जो बॉन्ड हुआ या कोई एग्रीमेंट साइन किया, वो क्या हुआ? एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट हुआ. कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बी ने ए के साथ कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया? अंडर अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस किसके ऊपर इफेक्ट हुआ है? किसके ऊपर किया गया है? ए के ऊपर. किसने किया है? बी ने किया है.
जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल था। अब वॉइडेबल में क्या होता है, दो ऑप्शन होते हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट जैसे चल रहा है तो चलने दो, वैलिड रहने दो, या फिर जिसके साथ गलत हुआ है, कोर्जन हुआ, इंडिविजुअल मिसरिप्रेजेंटेशन हुआ, फ्रॉड हुआ, वो लाइक मिलेगा, अगर उनको कंटिन्यू भी करना है कॉन्ट्रैक्ट, आप उसको वॉइड डिक्लेयर करवा दो, तो वो प्रेजेंट हो सकता है, वॉइड हो सकता है। वॉइडेबल मतलब बिटवीन है वैलिड और वॉइड का। तो एक साइड उसको वॉइड बता सकता है। हाँ, एक और इसमें देख लेते हैं। फ्रॉड हम मिसरिप्रेजेंटेशन उस दिन डील कर रहे थे, एक बार पढ़ लेते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है थोड़ा सा। फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में डिफरेंस क्या है। मिसरिप्रेजेंटेशन मीन्स एन इन्फ्लुएंस, पहला पॉजिटिव असर्शन, पॉजिटिव असर्शन, पॉजिटिव मतलब इस तरह की बात कहना इन अ मैनर नॉट वारंटेड बाय द इंफॉर्मेशन ऑफ द पर्सन। जो पर्सन बोल रहा है उसको भी उसकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, लेकिन फिर भी वो बातें कहने जा रहा है, जो उसको लगता है कि सही है, लेकिन उसके पीछे कोई बैक सोर्स नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ उसको फ्रॉड करने का इरादा नहीं है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन उसको जो लग रहा है कि हाँ मुझे लग रहा है मेरी गाड़ी 70 का एवरेज देती है, 70 का एवरेज 20 का माइलेज है उसका, और मैं इस हिसाब से जब 80 में मुझे पता चलेगा तो मुझे 15 का ही देती है, तो ये मिसरिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड में कितना डिफरेंस है कि मिसरिप्रेजेंटेशन इनोसेंट होता है, यहाँ पर कोई मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होता है मिसरिप्रेजेंटेशन पे। और फ्रॉड में क्या है, नाम से समझ आ रहा है, डिसेप्शन है, मतलब कि किसी को डिसीव करने का इरादा है, इंटेंशन है किसी को डिसीव करने का, धोखा देने का। मिसरिप्रेजेंटेशन में एक तरह का ये इनोसेंट मिस्टेक भी नहीं बोलेंगे हम, मिस्टेक क्योंकि दूसरा हो जाएगा इसका, इनोसेंट रिप्रेजेंटेशन है, जो कि विच इज़ नॉट ट्रू बट द पर्सन बिलीव्स इट टू बी ट्रू। मिसरिप्रेजेंटेशन का इफेक्ट भी क्या होता है, इफेक्ट भी इसका अवॉइडेबल। एक चीज़ याद रखना है कि सेक्शन 19 में जो है उसमें दिया हुआ है कि इफेक्ट क्या होगा, किस किस कॉन्ट्रैक्ट का क्या इफेक्ट होगा। ये कहता है कि कोर्जन का इफेक्ट, मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड, इन तीनों का इफेक्ट क्या होगा, वॉइडेबल। और सेक्शन 19A है, 19 कैपिटल है, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस की बात करता है, ये बोलता है इसका इफेक्ट भी वॉइडेबल होगा, बस सेक्शन में डिफरेंस है, बाकी बात एक चीज़ होता है, सेम होता है। नेक्स्ट है मिस्टेक। अब मिस्टेक ना थोड़ी बड़ी चीज़ है, मिस्टेक बहुत तरह की होती है। मिस्टेक फैक्ट की भी होती है, लॉ की भी होती है। मिस्टेक यूनिलैटरल मतलब एक पर्सन से भी होती है, बायलैटरल मतलब दो लोगों से भी होती है। ठीक है, हम यहाँ पर समझते हैं पहले मिस्टेक ऑफ फैक्ट और मिस्टेक ऑफ लॉ क्या होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब किसी फैक्ट को लेकर मिस्टेक। फैक्ट क्या है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ये क्या है, फैक्ट है। ठीक है, ए और बी दोनों की मिस्टेक है कि सन राइजेस फ्रॉम द वेस्ट, तो ये क्या होगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लॉ क्या होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ मतलब मुझे किसी लॉ के बारे में जानकारी नहीं है या गलत जानकारी है, तो वो क्या होगा, मिस्टेक ऑफ लॉ। अब मिस्टेक ऑफ लॉ भी दो तरह की होगी, एक इंडियन लॉ की और एक फॉरेन लॉ की। इंडियन लॉ के बारे में या तो गलत जानकारी है या तो नहीं है जानकारी, या फिर मिस्टेक जो है वो फॉरेन लॉ की, आउट ऑफ इंडिया की जो जितनी भी लॉज आउट ऑफ इंडिया कंट्रीज की, उसके बारे में मिस्टेक होगी। तो क्या होता है इसमें कि अब मिस्टेक होना, मिस्टेक भी दो तरह से होगी, एक और चीज़ समझ लेते हैं। यूनी का मतलब होगा सिंगल, यूनिलैटरल मतलब हमेशा कॉन्सेप्ट में दो पार्टी होते हैं, तो मिस्टेक यूनिलैटरल मिस्टेक मतलब दोनों में से किसी एक पार्टी की मिस्टेक, किसी एक को समझने में गलती हो रही है, और बायलैटरल मतलब दोनों पार्टी को ही गलती हो रही है। अब क्या होता है कि हाँ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और
फॉर एग्जाम्पल इसमें एग्जाम्पल ठीक है, ये है ए एग्जाम्पल पेज नंबर 54 में ए agrees to sell to B a specific cargo of goods supposed to be on its way from England to Bombay. It turns out that before the day of the cargo, the ship containing the cargo had been cast away and the goods lost. Neither party was aware of these facts. The agreement is void. ए ने बी से बोला है कि कैलकाटा से बॉम्बे तक में एक कार्गो आ रहा था, शिप था जिसमें सामान आ रहा था। तो ए ने बी से बोला कि जो कार्गो आ रहा है, जो सामान आ रहा है, वो बी का कार्गो था, वो तो मुझे दे देना, क्योंकि बीच में एग्रीमेंट हो गया, अमाउंट हो गया, इतने अमाउंट में मैं आपसे वो सामान दूंगा कार्गो कर सकती, तो बीच में एग्रीमेंट हो गया। इन बिटवीन क्या हुआ, कैलकाटा से बॉम्बे आने के बीच में जो कार्गो है वो खो गया है या डूब गया। ये किसी को नहीं पता है, ना ए को पता है ना बी को पता है कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम। अब क्या हो, मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जब वापस ही नहीं आ रहा है कार्गो या डूब गया, जब ये बात पता चली तो किसकी गलती थी, दोनों का मिस्टेक था। किसी को नहीं पता था कि एट द टाइम ऑफ दी मेकिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द शिप हैज बीन कास्ट अवे और हैज बीन ड्राउन्ड, हैज बीन सunk। तब क्या होगा इस केस में, तो कॉन्ट्रैक्ट विल बी वॉइड। तो मिस्टेक बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट का इफेक्ट क्या होता है, वॉइड। मतलब इट्स कॉमन सेंस, क्योंकि ऐसी चीज़ जहाँ पर कि दोनों पार्टीज की ही गलती नहीं है, मतलब दोनों पार्टीज की ही गलती है, लेकिन फैक्ट से रिलेटेड जिस पर हम कुछ नहीं कर सकते, तो इसलिए कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर दिया गया है, जिसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। दूसरा होता है यूनिलैटरल, लेकिन अगर किसी एक पार्टी की गलती हो रही है, इसमें एक पार्टी को क्लियर है हमारी क्या क्या काम है, दूसरी पार्टी को मिस्टेक है और किसका मिस्टेक ऑफ फैक्ट का, तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होगा, ना ही वॉइडेबल होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। ठीक है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट किसकी होनी चाहिए, दोनों पार्टीज की, मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बोथ पार्टीज बायलैटरल होनी चाहिए, तब जाके कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ वन पार्टी होगा तो क्या होगा, वैलिड, नॉट वॉइडेबल। मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ वन पार्टी, सिंगल पार्टी का होगा। वैसे वर्ड सही हम यूज़ करना चाहिए, जो एक्ट में लिखा है दैट इज नॉट वॉइडेबल होगा, नॉट वॉइडेबल मतलब कि वैलिड ही होगा। ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात। मिस्टेक ऑफ लॉ हमने देखे इंडियन लॉ और फॉरेन लॉ। अगर पार्टीज के बीच में मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ है, वो लोग इंडियन लॉ समझने में दोनों की पार्टी से मिस्टेक हो रही है, तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा। क्यों वैलिड रहेगा, क्योंकि माना जाता है कि भारत देश के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, उन्हें इंडियन लॉ पता होनी चाहिए, सबको पता होनी चाहिए। इसलिए अगर आपने गलती भी कर दी किसी इंडियन लॉ से रिलेटेड, तो भी माना जाएगा आपको कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। फॉरेन लॉ से रिलेटेड लेकिन अगर कुछ होता है, मिस्टेक होती है, तो ये एक्सक्यूजेबल है। ठीक है, इस पर आप ले सकते हो एक्सक्यूज। जैसे आप देख सकते हैं पेज नंबर 53 में मिस्टेक ऑफ लॉ एंड मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट है सेक्शन 20 में, जो कहता है अगर बायलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट है ऑफ बोथ द पार्टीज, तो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वॉइड। मिस्टेक यूनिलैटरल है, सेक्शन 21 है ना, 22 है, सेक्शन 22 कहता है यूनिलैटरल मिस्टेक ऑफ फैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट वॉइडेबल, इट मीन्स वैलिड। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर इंडियन लॉ का है तो कॉन्ट्रैक्ट शैल बी वैलिड, लेकिन अगर फॉरेन लॉ की मिस्टेक है
इफेक्ट सेम होगा एज टू मिस्टेक ऑफ फैक्ट के जैसे, दैट इज वॉइड। ठीक है, फिर अगर मिस्टेक ऑफ इंडियन लॉ का क्या होगा, और अगर मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ हो तो क्या होगा, तो होगा वॉइड। इसको ऐसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट को ट्रीट किया जाता है और बोथ द पार्टीज, दैट इज वॉइड। क्योंकि पीपल आर नॉट, मतलब इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग वी आर नॉट सपोज टू नो द फॉरेन लॉ, लेकिन इंडियन लॉ उन्हें जानना जरूरी भी है और ये माना जाता है कि हम जानते होंगे, इसलिए उससे रिगार्डिंग कोई भी मिस्टेक एक्सक्यूजेबल नहीं है। ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लेते हैं। हाँ, ए अग्रीज टू बाय फ्रॉम बी अ सर्टेन हॉर्स। ए ने बी से बोला कि मैं आपसे एक पर्टिकुलर हॉर्स खरीदूंगा। पता चलता है कि जो हॉर्स है वो बार्गेन, उन दोनों के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होते टाइम, एग्रीमेंट होते टाइम हॉर्स की डेथ हो गई है। तो क्या होगा, दोनों को नहीं पता था कि हॉर्स की डेथ हो गई है, तो कहते हैं मिस्टेक ऑफ फैक्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, तो शैल बी वॉइड, कुछ इफेक्ट नहीं होगा इस कॉन्ट्रैक्ट में। नेक्स्ट है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होते हैं, कुछ हमने देखिए कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या जरूरी था, साथ में बोलिए क्या क्या चीज़ जरूरत होती है। एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है कॉन्ट्रैक्ट के, ऑफर, एक्सेप्टेंस, कंसिडरेशन, ऑब्जेक्ट, प्री कंसेंट एंड सो ऑन, सेक्शन 10 के अकॉर्डिंग। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, और कॉन्ट्रैक्ट होने से क्या होता है कि किसी पार्टी के राइट्स अराइज हो जाते हैं, किसी के ऑब्लिगेशन आ जाते हैं, किसी के राइट होगी, किसी की ड्यूटी होगी एंड वाइस वर्सा। लेकिन कभी कभी ड्यू टू सम एक्ट्स, कुछ एक्ट होने की वजह से किसी के राइट्स अराइज हो जाते हैं, कोई फॉर्मल ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है, लेकिन उसके बाद भी पार्टीज के राइट्स अराइज हो जाते हैं, उन्हें कहते हैं क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। क्वाशी मतलब होता है कि क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट मतलब होता है कि जो कि एक्चुअली में कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन लॉ से ट्रीट करेगी एज अ कॉन्ट्रैक्ट। ऑफर नहीं हुआ है, कोई एक्सेप्टेंस नहीं हुआ है इस तरह का, लेकिन कुछ एक्ट हुए हैं जिस वजह से हम ट्रीट करेंगे कि जस्टिस ये कहता है और इक्विटी ये कहती है कि इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ट्रीट करना चाहिए, तो लॉ विल ट्रीट सच एक्ट्स एज क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से एक्ट्स हैं जिसको जो क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं। ये फर्स्ट पैराग्राफ की सेकंड लास्ट लाइन में हो सकता है। When there is no offer, no acceptance, no consensus at item, and in fact there is neither agreement nor promise. Such cases are not contracts, but the court recognizes them as relations subsisting resembling those of contract and enforces them as if they were contracts. लॉ से ट्रीट करेगी जैसे कि वो कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें से जो ऑब्लिगेशंस या राइट्स अराइज हो रहे हैं दे आर सिमिलर टू दोज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, और इसे कहते हैं क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका प्रिंसिपल इक्विटेबल प्रिंसिपल पर रिलाई करते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं सेकेंड पैराग्राफ में। क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट का बेसिस क्या है, इक्विटेबल प्रिंसिपल। पहला है 68 सेक्शन, क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट के सेक्शन है सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 ऑफ विच एक्ट, हाँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो पहला है सेक्शन 68, ये कहता है कि अगर किसी पर्सन ने किसी माइनर को ज़रूरत के सामान पहुंचाए हैं या उसे ज़रूरत के सामान दिलवाए हैं, तो ऐसे केस में माइनर के साथ देखा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइड होता है। लेकिन अगर किसी पर्सन ने किसी माइनर को उसकी ज़रूरत नेसेसिटीज का सामान सप्लाई किया है, तो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं होगा उनके बीच में, कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ नहीं तो हो भी नहीं सकता क्योंकि एग्रीमेंट शैल बी वॉइड। लेकिन इस केस में अब जो पर्सन ने सप्लाई किया है तो उसे
माइनर की प्रॉपर्टी से सामान मिलेगा, सॉरी माइनर की प्रॉपर्टी से जो अमाउंट उसने जितना भी स्पेंड किया है वो रिम्बर्स होगा। ठीक है, माइनर के पास अगर प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्या करेंगे, तो कुछ छोड़ दो गया। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि सेक्शन 68 कहता है कि नेसेसिटीज सप्लाइड टू माइनर माइनर भी हो सकता है और ऐसा पर्सन हु इज इनकेपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इनकेपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। माइनर तो एक एग्जाम्पल था। कौन कौन कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए केपेबल नहीं है, कॉम्पिटेंट नहीं है? अनसाउंड माइंड हो गया, डिस्क्वालीफाइड है, वो है या फिर माइनर है। ठीक है, तो ऐसे पर्सन को अगर नेसेसिटी सप्लाई करेंगे तो उस पर्सन की जो प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी जिसने सप्लाई किया है सप्लायर को रिवर्स करने के लिए। ठीक है, ये पहला इंस्टेंस है क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट का अंडर सेक्शन 68। सेक्शन 69 कहता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिस पर कोई चार्ज है किस तरह का भार है या किस तरह की डेट है, और उसे फॉर एग्जांपल पर्सन ए है, इसकी प्रॉपर्टी है कोई गवर्नमेंट लैंड है, कोई लैंड है इसका जिस पर इसको लैंड रेवेन्यू पे करना होता है, इसने लैंड रेवेन्यू पे ही नहीं किया है। ठीक है, और इस लैंड पर जो बी है ये इसने लीज पर लिया हुआ है ए से। ठीक है, लीज के साथ रेंट पर लिया हुआ है इस लैंड को। ए ने उसका लैंड रेवेन्यू पे नहीं किया, तो गवर्नमेंट को पे करना होता है। बहुत दिन तक हो गया, एरिया से आगे पे ही नहीं किया, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट को रिकवर करने का ये होता है कि अगर पे नहीं किया तो फिर लैंड को सेल करेंगे, सेल करके रिकवरी होगी लैंड रेवेन्यू। अब सेल करने की बारी आई तो जो बी है उसके साथ तो गलत हो जाएगा क्योंकि उसको तो लीज में है। तो क्या करता है यहाँ पर बी, सेल की डेट स्पेसिफाई हो गई, बी यहाँ पर अमाउंट जो था रेवेन्यू का जितना लैंड रेवेन्यू पे करना चाहिए तो बी पे कर देगा एक ही जगह, क्योंकि ए का बी का इंटरेस्ट है ना लैंड में। अगर लैंड ही बिक जाएगा तो वो लीज किस में करेगा, तो बी का इंटरेस्ट था लैंड में। यहाँ पर बी ने एक ही जगह जो लैंड रेवेन्यू पे करना था वो गवर्नमेंट को पे कर दिया, लैंड तो बच गया, लैंड सेल नहीं हुआ, जैसा तो रखिए। अब यहाँ पर क्या लायबिलिटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ए की बी ने जो पेमेंट किया है वो रिवर्स करे बी को, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी की ए की थी, लेकिन उसे पेमेंट किसने किया, बी ने। क्यों किया, क्योंकि उसका इंटरेस्ट था उस लैंड में, कुछ लैंड लीज हो सकता है, किसी तरह का इंटरेस्ट हो सकता है, इसलिए कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था। ए ने नहीं बोला कि तुम पे करो या बी ने बोला कि मैं पे करो मुझे वापस देना, लेकिन यहाँ पर इक्विटी कहती है कि भाई इसने पेमेंट किया है तो ए को रिवर्स करना जरूरी है बी को। ठीक है, सेक्शन 69 यही कहता है कि रिम्बर्समेंट टू पर्सन पेइंग money due to another। ठीक है, तो क्या क्या कंडीशन थी इस सेक्शन 69 में? पहला, किसी की कोई ना कोई मनी ड्यू होनी चाहिए, लैंड का एग्जाम्पल देखिए, डेट होना चाहिए किसी को पैसे देने हैं, वो पर्सन पेमेंट या मनी पे या कोई भी वो काम नहीं करता है, कोई और पर्सन जो कि इंटरेस्टेड है उस चीज़ पर वो पेमेंट कर देता है, तो पहला वाला पर्सन दूसरे वाले पर्सन को रिवर्स करेगा। दैट इज अनदर इंस्टेंस ऑफ क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। तीसरा है सेक्शन 70, ये कहता है कि नॉन ग्रेटिशुअस एक्ट। नॉन ग्रेटिशुअस मतलब होता है फ्री के लिए काम, नॉन ग्रेटिशुअस होता है मतलब इट इज नॉट फ्री।
पेमेंट फॉर नॉन ग्रेटिशियस एक्ट, ग्रेटिशियस एक्ट। सेक्शन 70 कहता है कि कोई पर्सन ए पर्सन बी के घर जाता है कि अपने दोस्त के घर गया है, बात कर रहा है, बारिश हो रही थी और जाके अम्ब्रेला जब जा रहे थे तो बारिश हो रही थी, अम्ब्रेला बी के घर छोड़ दिया, वापस आए टाइम बारिश हुई तो वो बिना अम्ब्रेला के ही आ गया। यहाँ पर ये क्या है कि ए का कोई इरादा नहीं था कि वो बी को अपना अम्ब्रेला दे, था क्या? नहीं था। जो बी है वो अम्ब्रेला लेके अपने मस्त घूम रहा है, अपनी फैमिली को लेके घूम रहा है, यूज़ कर रहा है अम्ब्रेला को हर तरह से। यहाँ पर ए का कोई इंटेंशन नहीं था वो बी को वो अम्ब्रेला फ्री में दे दे, बी ने यूज़ किया। यहाँ पर इक्विटी ये कहती है कि बी को या तो अम्ब्रेला वापस करो उसको, या सेम अमाउंट जो भी है उस अमाउंट किसको दो? ए को दो, ए को दो। ठीक है, ये क्या है? इक्विटी कह रही है। यहाँ पर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, एग्रीमेंट हुआ था, वापस करने को इक्विटी कह रही है कि भैया वापस करो। आपने ऑर्डर किए फूड, स्विगी से आ रहा है, इन्होंने मीनवाइल कोई और रिसीव कर लेता आपका स्विगी पिज्जा किसी और ने ले लिया है और वो पर्सन ने खा लिया, खत्म कर दिया। अब क्या होगा? पर्सन को लेकर पिज्जा ले आओ या तो फिर मुझे पैसे वापस करो। ठीक है, ये कौन सा सेक्शन कहेगा? सेक्शन 70 कह रहा है। अब कभी अगर ऐसा हो किसी और ने अगर लिया आपका डिलीवरी वापस, डिलीवरी आपकी एक्सेप्ट की तो सेक्शन 70 बदल देगा। ठीक है, लेकिन आपका इंटेंशन भी होना चाहिए कि आपने फ्री में नहीं दिया किसी को। ठीक है, नॉन ग्रेटिशियस एक्ट होना चाहिए। नॉन ग्रेटिशियस मतलब होता है कि ग्रेटिशियस जो वर्ड है उसका मतलब होता है फ्री, विदाउट एनी पेमेंट, मतलब विदाउट एनी एक्सपेंसिव। लेकिन नॉन ग्रेटिशियस से होता है कि इंटेंशन नहीं है, दिस इज नॉट फ्री, नॉट विदाउट एनी कॉस्ट। अब फोर्थ इंस्टेंस, 5 इंस्टेंस है। फोर्थ है सेक्शन 71, यहाँ पर होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बेली। ये मैं थोड़ा आगे चल के समझाऊंगी, अभी ब्रीफ बता देती हूँ ये क्या होता है। एक बेलमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, बेलर और बेली का कॉन्सेप्ट बेलमेंट कहते हैं। उसमें जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को कुछ काम करने के लिए कुछ सामान देता है तो जिस पर्सन ने सामान दिया है वो बेलर बन जाता है, जिस पर्सन को दिया है वो बन जाता है बेली, और जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो फाइंडर ऑफ गुड्स है एज बेली। फाइंडर ऑफ गुड्स इज लाइक अ बेली। तो अगर किसी पर्सन ने फाइंडर कौन होता है? आप नोट पे करते हैं, आपको 10 रुपये का नोट मिलता है तो आप क्या बनेंगे? फाइंडर बनेंगे, फाइंडर ऑफ गुड्स बनेंगे। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बेली की रहती है। बेली की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको कोई गुड्स हैंड ओवर किए गए हैं उसे अच्छे से रखो जब तक कि जो बेलर है वो आपके गुड्स वापस ना ले ले। तो जो फाइंडर होते हैं, फाइंडर ऑफ गुड्स है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सेम वैसी ही है जैसे कि बेली की होती है कि गुड्स को तब तक रखो अपने पास और अपनी पूरी कोशिश करो उस पर्सन को ढूंढने की जिसके वो गुड्स हैं। जब आपको अगर पैसे मिलते हैं तो रख के पॉकेट में रख के चले नहीं जाना है, ढूंढना है और आफ्टर देखो भाई किसके हैं पैसे, पूछ लो लोगों से या डिक्लेयर करो या तो आफ्टर आप ट्राई करो। फोन मिलता है तो ऐसा ही फोन उठा के चलिए, देखो भाई किसका है, ट्राई करो। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी यू ट्राई टू गिव दैट टू द पर्सन टू हूम इट बिलोंग्स। यहाँ पर क्या फाइंडर था या जिसका खोया है सामान उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ था क्या? जानते ही नहीं लोग एग्रीमेंट कैसे होगा, लेकिन इक्विटी कहती है कि जिसका सामान खोया है उससे वापस करना और जिसे मिला है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये कि भाई आप अच्छे से सामान को रखो, सेफ्टी में रखो। और फिर हम आगे पढ़ेंगे कि फाइंडर ने जिसको मिला सामान वो सामान को अच्छे से रख रहा है, आगे चल के वो क्लेम कर सकते हैं मैं आपको सामान को अच्छे से रखा हूँ, मुझे इसकी वैल्यू दे थोड़ा तो अमाउंट उसको मिलना चाहिए, क्योंकि वो आगे चल के क्लेम कर सकता है। लेकिन प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अच्छे से आप ढूंढो कौन ओनर है और उसे वापस करो। ठीक है,
यहाँ पर भी इट इज अनदर इंस्टेंस ऑफ सॉरी क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट। और सेक्शन 72 होता है कि अगर बाय वे ऑफ मिस्टेक और कोर्जन, हाँ हमने अभी समझे मिस्टेक क्या होता है और कोर्जन क्या होता है। अगर किसी पर्सन को बाय मिस्टेक, मिस्टेक मतलब हमारा सेक्शन 20 वाला मिस्टेक, या फिर कोर्जन मतलब सेक्शन 15 वाला कोर्जन से सामान दूसरे पार्टी के पास चला गया है, तो जिसके पास गया है वो दूसरे को वापस करेगा। मतलब हमने समझे थे कि कॉन्ट्रैक्ट कोर्जन में क्या था, पर्सन ए पर्सन बी को अंडर थ्रेट, कौन सा थ्रेट, थ्रेट ऑफ या तो अनलॉफुल डिटेन करने के लिए या फिर थ्रेटन करने के लिए कि वो किसी को इंजरी कुछ कॉज करेगा। उस थ्रेट के अंदर क्या करता था, पर्सन को बोलता था कि यू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद मी। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल पर्सन ए ने पर्सन बी के साथ, हम लोग सुसाइड वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। पर्सन ए ने बोला कि मैं अगर तुम अपनी प्रॉपर्टी मेरे हवाले नहीं करोगे, क्योंकि तो कार इंजरी हो गया तो मैं सुसाइड कर दूंगा। पर्सन बी क्या करता है, दे देता है। अब बाद में बी बोलता है यार मुझे करनी नहीं है, मेरी मर्जी तो थी नहीं उसमें, तो ज़बरदस्ती किया है, कोर्जन वाला मेरे साथ, तो वो कोर्ट में जाता है। लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या था, ये तो अवॉइडेबल है, ये जो पर्सन बी है वो जाके बोलेगा मुझे खत्म करवाना है कॉन्ट्रैक्ट को। तो यहाँ पर जो ट्रांजेक्शन हुआ है, जो सामान की अदला बदली हुई है, वो बिलोंग किसको करेगी, जिसको अगर बी ने क्या दिया, कार दिया ए को, तो कार वापस जाएगी बी को। ठीक है, तो सेक्शन 72 यही कहते हैं कि अगर कोर्जन या मिस्टेक के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ है तो ये वापस जाएगा द पार्टीज, जिसका सामान है उसको वापस जाएगा। ठीक है, किसी को अनजस्ट बेनिफिट या अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि बिलोंग किसको करती है वो सामान, जिससे गलत हो तो उसको बिलोंग करती है ना, तो मिलना चाहिए। क्लियर है? सेक्शन 72 कहता है। क्लियर है? क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, शॉर्ट नोट आएगा तो लिख लेंगे। क्वाशी कॉन्ट्रैक्ट में एक लाइन है, दीज आर दोज ऑब्लिगेशंस और with the court resemble to court treat the law treat it as a contract, although it is not the actual contract, since there was no formal agreement or promise or offer acceptance, right? And these are the 5 instances which are given in Indian Contract Act from section 60 to 72, सब थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, अब अदर टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कंटिजेंट का मतलब होता है कंडीशनल। ठीक है, हम ये बार बार ये वर्ड आएगा, तो कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है, यहाँ पर मीनिंग नहीं समझते हम, यहाँ पर समझते कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट है अ कॉन्ट्रैक्ट टू डू और नॉट टू डू, दो पार्टी के बीच कॉन्ट्रैक्ट होता है कुछ करने को या ना करने को, इफ सम कोलैटरल इवेंट हैपेंस और डज नॉट हैपन। मतलब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी ऐसे इवेंट पर डिपेंड करता है जो या तो हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। ठीक है, मतलब कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो पार्टीज के बीच में हुआ है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर इवेंट विच मे हैपन और मे नॉट हैपन। हो जाएगा, फॉर एग्जाम्पल हमने बोले कि पहले इसके इंग्रेडिएंट लिख लीजिए, ये इसमें शॉर्ट नोट आ सकता है। कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट
एग्जाम्पल देखते हैं, पहला एग्जाम्पल है पेज नंबर 57 में। इट सेज दैट ए मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट विद बी। ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया कि वो बी का हॉर्स खरीदेगा अगर ए सर्वाइव सी। अगर सी की डेथ ए से पहले हो जाएगी तब। ये बाकी ऐसा अजीब सा इलस्ट्रेशन एग्जाम्पल है, बट पहले ये मतलब इस टाइप की कंडीशन को शो करने के लिए था कि वो हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ठीक है, तो ए बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपका हॉर्स खरीदूंगा, कब खरीदूंगा कि जब मैं सी जो थर्ड पर्सन है उसके मतलब मैं उसकी जिंदगी मैं उसके वो उससे पहले मतलब उसकी डेथ हो। आई शुड सर्वाइव हिम, ये कंडीशन थी। अगर ए की डेथ पहले हो जाएगी तो क्या होगा? तो कॉन्ट्रैक्ट कॉल हो जाएगा, नहीं। लेकिन अगर ए के पहले सी की डेथ हो जाती है तो क्या होगा? कंडीशन फुलफिल हो जाएगी, तो ए बी से हॉर्स खरीदेगा। ठीक है, मतलब जो दो लोगों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इट इज डिपेंडेंट ऑन सम अदर इवेंट, जो कि हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। फ्यूचर इवेंट पर बेस है ऐसा चीज़। ठीक है, ऐसा कि ए बी से कॉन्ट्रैक्ट करता है कि मैं आपको हॉर्स खरीदूंगा एक्स वाई जेड प्राइस पे, अगर सी नहीं खरीदता है तो। ये भी कंडीशन है। सी ने खरीद लिया तो क्या होगा? बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर सी ने नहीं खरीदा तो बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट है। कंटिंजेंट नाम से तो जाता है कि कंटिंजेंट मीन्स कंडीशन व्हिच इज बेस्ड ऑन सम इवेंट, अदर इवेंट व्हिच मे और मे नॉट हैपन। ये सारे सेक्शन रीड करके इनका थोड़े से सिमिलर है, लेकिन कंटिन्यूस कॉन्ट्रैक्ट के अलग अलग वेरिएशंस बताए हुए हैं कि अगर वो अनसर्टेन इवेंट होगा तो क्या होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा तो उसका क्या इफेक्ट होगा इन सब पर। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। पेज 57 में डिस्चार्ज की मीनिंग क्या होती है? डिस्चार्ज हो जाना मतलब एक तरह से ऑब्लिगेशन खत्म हो जाना। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब होगा कि कॉन्ट्रैक्ट अब परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारी कंडीशन है जब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। पहला तो अंडरलाइन कर सकते हैं। देन द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, पेज नंबर 57, क्रिएटेड बाय अ कॉन्ट्रैक्ट कम्स टू एन एंड। जो पार्टीज के राइट्स और ऑब्लिगेशन जो कॉन्ट्रैक्ट बनाने से क्रिएट हुए थे वो खत्म हो जाते हैं। मतलब कि ना किसी का राइट रहा ना किसी का ऑब्लिगेशन रहा, तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट सेट टू डिस्चार्ज या टर्मिनेटेड कहलाता है। इट मीन्स अब वो दोनों एक दूसरे के कोई भी काम करेंगे, दे आर नॉट बाउंड। बहुत तरह से डिस्चार्ज हो सकता है। पहला है फर्स्ट बाय परफॉर्मेंस, डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। ये तो सिंपल सा है कि जो काम करने के लिए कहा गया था, कॉन्ट्रैक्ट जो करना था वो कर दिए हैं दोनों ने। अब जब काम कर रहे हैं, ए ने किसी पर्सन से आपकी कार खरीदूंगा, आप मुझे इतना अमाउंट दे देना, बी बोलता ठीक है। ए ने बी को कार दे दी और बी ने ए को अमाउंट पे कर दिया। दोनों के ऑब्लिगेशंस और राइट्स खत्म हो गए बाय परफॉर्मेंस। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। ये कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दिया है, इसलिए द राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द पार्टीज कम टू एन एंड, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज। पहला वे ये हो सकता है। अनदर वे इज
डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम, जबकि कॉन्ट्रैक्ट का टाइम था कि इतने टाइम पर ही खत्म हो रहा है, 6 महीने में काम खत्म करना है, काम खत्म नहीं हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, कोई एक्सटेंशन नहीं था, 6 महीने में काम खत्म हो गया तो परफॉर्मेंस से भी और बाय लैप्स ऑफ टाइम से भी हो गया। लेकिन अगर काम खत्म नहीं होता है 6 महीने खत्म हो गए तब क्या होगा, वो भी लैप्स हो जाएगा, बाय लैप्स ऑफ टाइम से कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज। मैम यस हेलो, यस वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है। ओ ओके, अभी क्लियर है? हाँ मैम। ठीक है ओके, हम थे डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक और तरह से खत्म हो सकता है जबकि लैप्स ऑफ टाइम, टाइम होगा कॉन्ट्रैक्ट का, कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाइड टाइम, वो टाइम खत्म होने से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो जाएगा, पार्टीज के राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस कैन कम टू एन एंड। थर्ड इज discharge by agreement between parties, जबकि पार्टीज के बीच में एग्रीमेंट भी हो सकता है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है उस बीच में पार्टीज फिर से एक एग्रीमेंट में एंटर करती हैं कि अब हम क्या करते हैं कि बहुत तरह से एग्रीमेंट कर सकती है पार्टीज जिसका इफेक्ट बहुत अलग अलग होगा। पहला ये हो सकता है कि फर्स्ट इज नोवेशन, नोवेशन मतलब होता है कि अब पार्टीज, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में, पहले कॉन्ट्रैक्ट होता है ए और बी के बीच में, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि बी को ना ये कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं करना है, तो बोलती है मेरा दूसरी फ्रेंड है सी, आप सी के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर दो। यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन जो थी कॉन्ट्रैक्ट के बीच में ए और बी के बीच में वो सेम रहेगी, लेकिन कौन सब्स्टिट्यूट हो रहा है, बी की जगह सी आ जा रहा है, तो उसे कहते हैं नोवेशन। नोवेशन दो तरह से हो सकता है, या तो पार्टी चेंज हो रही हो या तो टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही हो। यहाँ पर पहला क्या था कि पार्टीज चेंज हो रही है, टर्म्स एंड कंडीशन सिमिलर है, या फिर यहाँ पर सेम है, ए एंड बी के बीच में सेम कॉन्ट्रैक्ट है लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रही है, पार्टीज सेम है या तो फिर कंडीशन चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं नोवेशन हो रहा है। मतलब नोवेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्ट नोवेट हो रहा है, पार्टी चेंज हो रही है या फिर टर्म्स चेंज हो रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो पहले वाला कॉन्ट्रैक्ट है अब वो नहीं परफॉर्म करना होगा, अब जो नया वाला नोवेशन के बाद जो एग्रीमेंट किया है दैट नीड्स टू परफॉर्म, ठीक है। दिस इज अनदर डिस्चार्ज। नेक्स्ट इज पार्टी के बीच में ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट में कुछ अमेंडमेंट कर रहे हैं, कुछ चेंजेस ला रहे हैं, ये ऑल्ट्रेशन मतलब कुछ टर्म्स को चेंज कर रहे हैं किसी तरह से, तो इसको कहते हैं ऑल्ट्रेशन। नोवेशन कोई नई चीज़ आ रही है, ऑल्ट्रेशन कुछ टर्म्स को स्पेसिफाई करके चेंज कर रहे हैं, तो क्या होगा ऑल्ट्रेशन होगा। ऑल्ट्रेशन के बाद पुराना वाला परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज। ऑल्ट्रेशन ऑल्टर्ड जो पार्ट्स है दैट नीड्स टू बी परफॉर्म। तीसरा होता है रेसेशन। रेसेशन मतलब होता है, रिसेशन लिखा है इसमें कुछ RECSI, रेसेशन, इसकी स्पेलिंग थोड़ा, रेसेशन ये होती है। रेसेशन मतलब होता है कि खत्म करना कॉन्ट्रैक्ट को, पार्टी एग्रीमेंट करती है कि अब हम कॉन्ट्रैक्ट को और आगे नहीं बढ़ाएंगे, तो भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, क्योंकि दोनों कंसेंट हो रहा है, रेसेंट हो रहा है, खत्म हो जाना होता है। फिर है रेमिशन एंड वेवर। वेवर होता है, वेवर होता है कि वेव कर दे रहे हैं दोनों अपने राइट्स। रेसेशन मतलब खत्म करना, रेसेंट करना, खत्म करना। रेमिशन मतलब कि वेवर मतलब कि त्याग देना, दोनों पार्टी अपने राइट्स और ऑब्लिगेशन त्याग देंगे, वेव कर देंगे, तो भी क्या होगा, तब तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस रहे, नो नीड टू परफॉर्म। और फिफ्थ होता है रेमिशन। रेमिशन मतलब कि पहले आप जो कंडीशन थी, टर्म्स एंड कंडीशन थी, वो 5 टर्म्स एंड कंडीशन परफॉर्म करनी थी, अब वो लोग रेमिशन कर
ये ऑफ द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन द कॉन्ट्रैक्ट, तो क्या होगा, लेबर से कॉन्ट्रैक्ट शैल बी सस्पेंडेड। अनदर थिंग है डिस्चार्ज बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, को हम आगे पढ़ेंगे, पहले पढ़ लेते हैं बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। वैसे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मतलब किसी पार्टी को जो परफॉर्म करे था उसे परफॉर्म नहीं किया तो क्या होता है, ब्रीच हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट टूट जाता है। ब्रेक होने को ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। उस पार्टी को जो काम करना था उसमें से किसी एक ने नहीं किया तो क्या होगा, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। इससे भी क्या होगा, अब किसी एक पार्टी ने भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रेक कर दिया तो अदर पार्टी को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है, अब कॉन्ट्रैक्ट दूसरी तरह से देखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज बाय ऑपरेशन ऑफ बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब लॉ की वजह से भी कभी कभी पार्टीज के बीच में जो एग्रीमेंट्स है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। इसमें पहला है कि पार्टीज, दो पार्टी से ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा कि ए बी के लिए पेंटिंग पेंट करेगा, ए की डेथ होगी। अब क्या होगा, ए तो पेंटर है, कोई और परफॉर्म नहीं कर पाएगा उस पेंटिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट से कम टू एंड। दूसरा है कि इंसॉल्वेंसी हो गई, मतलब उसमें से एक पार्टी इंसॉल्वेंट कर गया, इंसॉल्वेंट बन गया मतलब क्या हुआ कि वो इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मतलब अगेन कॉन्ट्रैक्ट शैल कम टू एंड। तीसरा है मर्जर हो जाए तो भी ये चल जाएगा। मर्जर मतलब कि जो पार्टीज है उन्होंने किसी और के साथ मर्जर या मल्टीप्लिकेशन करके है, तब भी एक तरह से ये सारी चीज़ें जो डेथ है, इंसॉल्वेंसी है, मर्जर है, ये सारी चीज़ें लॉ के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, इसलिए इन्हें ऑपरेशन बाय लॉ किया गया है। नेक्स्ट है डिस्चार्ज बाय इम्पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। कोई ऐसा एक्ट है जो कि अब इम्पॉसिबल हो गया है परफॉर्म करना, तो भी पार्टीज को जरूरत नहीं है कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की। ए और बी, एक रशिया का पर्सन था और पर्सन भी यूक्रेन का था, उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। जब कॉन्ट्रैक्ट के तक कोई वॉर नहीं था, कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद वॉर हो गया तो ए बी को सप्लाई नहीं कर पा रहा सामान ड्यू टू वॉर। ये क्या होगा, एक तरह से इम्पॉसिबल हो गया अभी, मतलब जितना टाइम पीरियड था उस टाइम पीरियड में वॉर की वजह से सब चीज़ें बंद हो गई है, तो क्या होगा, या फिर कोविड पैंडेमिक लग गया है, पैंडेमिक था और लॉकडाउन लग चुका है, तो कोई भी सप्लाई करने की वो फॉर द टाइम भी अब तो रुक गई, अभी तो नहीं हो पाएगी, तो क्या हो गया, इम्पॉसिबल हो गया एक सामान दूसरी जगह तक पहुँचाना उस टाइम पीरियड के लिए, तो क्या होगा, ये इम्पॉसिबिलिटी होगी। तो पहले नहीं थी है, आफ्टर एंट्री इनटू कॉन्ट्रैक्ट इम्पॉसिबिलिटी होगी, तो दोनों पार्टी को ये काम करते हैं तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, हम वी शुड डिस्चार्ज द कॉन्ट्रैक्ट एंड डिस्चार्ज इट अदर फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन दी कॉन्ट्रैक्ट। तो इस तरह से भी कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारे टाइप्स हैं, इनमें अगर डाउट होगा तो आप पूछ सकते हैं क्वेश्चन, डिटेल में दिया हुआ है, थोड़ा जल्दी हम इसमें करें क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं और टाइम कम है, तो थोड़ा सा आप लोगों को भी कॉपरेट करना होगा, रीड करके आइए, डाउट है तो एक्सप्लेन किया जाएगा, जितनी बार डाउट है उतनी बार एक्सप्लेन करेगा, थोड़ा सा आप लोग भी रीड कीजिए। ऑल्टरनेशन मतलब किसी तरह का ऐसा आपने ऑल्टरेशन किए हैं, चेंजेस किए हैं जो कि अलाउड नहीं है अकॉर्डिंग टू द लॉ। अनऑथराइज्ड मटेरियल मतलब विच इज इम्पॉर्टेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट बट विच हैज बीन चेंज्ड बट नॉट ऑथराइज्ड बाय लॉ। क्लियर है? तो आज हम क्लास को यही एंड करते हैं। एनी डाउट्स फ्रॉम ऑनलाइन स्टूडेंट्स हु आर joining in online mode? Any doubts? I take that as no doubt then.